जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद गुरु जी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2021 की हमारी तरफ से एवं हमारे इस मिशन यानी स्टडी विद गुरु जी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को खुशी हो इस नए साल में, क्योंकि ये हमारी गलतियां सुधारने का दूसरा नया साल है, आरंभ का अंत हो जाने का नया साल है, वर्तमान का इतिहास बन जाना नया साल है, पेड़ों से पुराने पत्ते का गिर जाना नया साल है, अंधेरों में उजाला आ जाना नया साल है, खिल के फूल का डाल से उतर जाना ही नया साल है। खुशी है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से हर मुश्किलों का सामना करना, खुशी है कि एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। इन्हीं लहजों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको एक बार फिर से नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और चलते हैं पर्यावरण अध्ययन की तरफ, जो कि टेट, सी टेट और सुपर टेट में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं। आपके ऑप्शन है पादप, मृदा, वायु या फिर जल। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक क्या है। तो जैविक घटक का मतलब होता है दोस्तों जिसमें जीव होता है, उसको कहते हैं जैविक घटक। और जिसमें जीव नहीं होता यानी जान नहीं होती है, उसको कहते हैं निर्जीव या अजैविक घटक। तो इसमें जैविक घटक पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। तो किस गैस का सांद्रण है, सांद्रण का मतलब होता है दोस्तों सबसे अधिक, अधिकता की बात कर रहा है। तो पर्यावरण जो शब्द है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, जिसका अर्थ होता है वायुमंडल। अर्थात हमारे जो चारों तरफ जो घिरा हुआ है वो वायुमंडल घिरा हुआ है, और उसी वायुमंडल की बात कर रहा है कि उस वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन गैस की प्रधानता अधिक होती, यानी अधिक इसकी सांद्रण है। इसलिए हमारा दूसरा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कौन जैवीय कारक नहीं है। जैवीय कारक का मतलब होता है दोस्तों जिसमें जान हो, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जैवीय कारक नहीं है। तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा। पेड़ पौधे, जंतु, चट्टान या फिर सूक्ष्म जीव। तो पेड़ पौधे में भी जान होती है, जंतु में भी जान होती है, चट्टान में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे यानी निर्जीव है, इसलिए यहाँ पे जैवीय कारक नहीं है, जो वही है चट्टान, यानी तीसरा वाला विकल्प एकदम सही है। सूक्ष्म जीव में भी जो है जान होती है, यानी ये जैवीय कारक है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा हमारा क्वेश्चन है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि एक मेढक जो है एक टिड्डे को खा रहा है तो ऊर्जा का हस्तांतरण किस रूप में होगा। ऑप्शन है उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। तो आइए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये घास है, और घास को खाया किसने, टिड्डे, यानी टिड्डे ने खाया घास को और टिड्डे को खाया मेढक। तो देखिएगा ये जो घास है ये आपका है उत्पादक, और जो टिड्डा है ये है आपका प्राथमिक उत्पादक, और ये मेढक जो है
ये आपका है द्वितीय उत्पादक। कहने का मतलब है दोस्तों, जो घास है ये उत्पादक है, और जो टिड्डा है ये प्राथमिक उत्पादक है, और जो मेढक है ये द्वितीय उत्पादक है। और आपसे पूछ रहा है कि मेढक मतलब एक मेढक है वो टिड्डे को खा रहा है, तो ऊर्जा का हस्तांतरण किस रूप में होगा? तो ये होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। यानी प्राथमिक उपभोक्ता हमारा टिड्डा है, और टिड्डे को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। यानी कि मेढक जो है टिड्डे को खा रहा है, तो मेढक हमारा द्वितीय उपभोक्ता है और प्राथमिक उपभोक्ता हमारा टिड्डा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि हमारा चौथा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 5वें नंबर को देखेंगे। 5वां नंबर है दोस्तों कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, वन, समुद्र या फिर कृषि भूमि? तो यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प एकदम राइट आंसर जाएगा कि समुद्र ही इस पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट है मानव पर्यावरण संबंध एक ... संकल्पना है। ऋणात्मक के रूप में है, धनात्मक रूप में है, संज्ञानात्मक रूप में है या फिर ये सभी? तो यहाँ पे जो मानव पर्यावरण का संबंध होता है दोस्तों, इसकी जो संकल्पना होती है ये धनात्मक के रूप में होती है। हमारा ये दूसरा वाला विकल्प एकदम सही है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों क्या किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं? क्योंकि ऑप्शन है ये विस्तृत रूप से फैले होते हैं इसलिए, वे मृदा से जुड़े होते हैं इसलिए, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं इसलिए, या फिर उनमें जड़ें होती हैं इसलिए? तो यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प एकदम सही जाएगा कि वह सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, इसीलिए जो खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी होती है उस सदैव जो क्या होते हैं? हरे पादप के रूप में होते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारा 8वां जो प्रश्न है ये कह रहा है कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं बाढ़ एवं सूखा, भूस्खलन, वनों से अग्नि दुर्घटनाएं या फिर उपरोक्त सभी? तो पर्यावरण अपघटन के कारण जो उत्पन्न होते हैं जो परिणामी जो खतरे हैं ये है दोस्तों बाढ़ एवं सूखा, इसलिए यहाँ पे पहला वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर को देखेंगे। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है वन महोत्सव का, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी का, ग्रीन ओलंपियाड का या फिर पर्यावरण दिवस समारोह का? तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला विकल्प एकदम सही है दोस्तों कि ग्रीन ओलंपियाड को ही जो है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे है हमारा कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ह्यूमस का मतलब होता है दोस्तों जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, यानी छोटे छोटे ये कीटाणु होते हैं और मिट्टी को जो है ये उपजाऊ बनाते हैं। ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर ये सभी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा वाला विकल्प एकदम सही जाएगा कि ये सभी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर को देखेंगे। इसमें हमने 30 प्रश्नों को लिया है दोस्तों, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और मित्रों को भी शेयर करें। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? तो जल का संरक्षण ये नहीं है, कि जल का विनाश का दुरुपयोग ये नहीं है, वनों की कटाई की ये नहीं है, या फिर भूमि अपरदन का क्षरण या ये नहीं है? तो इनमें से एक पर्यावरण की जो समस्या नहीं है दोस्तों ये है आपका जल का संरक्षण, यानी पहला वाला विकल्प एकदम सही जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर को देखेंगे। 12 नंबर है दोस्तों इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? यानी जो मानव पर्यावरण को प्रभावित करे
उनमें से कौन नहीं है? भूमि नहीं है, धर्म नहीं है, समुदाय नहीं है या फिर परिवार नहीं है। तो इसमें जो है वो धर्म नहीं है दोस्तों, ये मानव पर्यावरण को नहीं प्रभावित करता है, ये धार्मिक रूप से है, यानी दूसरा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में 13 नंबर को हम लोग देखेंगे। 13 नंबर है हमारा, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड किस रूप में होता है ये पूछना चाह रहा है। अनियमित होता है, सीधा होता है या फिर उल्टा होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है दोस्तों ये सीधा होता है, यानी हमारा दूसरा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर को देखेंगे। 14 नंबर है दोस्तों कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे चौथा वाला विकल्प एकदम सही है कि इनमें से जो हैं ये सभी आते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर को देखेंगे। 15 नंबर है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग हस्तांतरित होता है? 50%, 25%, 10% या फिर 5%। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला विकल्प एकदम सही जाएगा कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का जो भाग होता है वो 10% के रूप में होता है, इसलिए हमारा यहाँ तीसरा वाला विकल्प एकदम सही है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कह रहा कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा है? वनों की कटाई है, शिकार है, निर्माण कार्य हैं या फिर ये सभी। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि ये सभी हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो किस रूप में होता है? बहुदिवसीय के रूप में, एक दिवसीय के रूप में, चक्रीय या फिर उभय दिवसीय के रूप में। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि एक दिवसीय यानी एक दिशा में ही होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य का प्रकाश, वनस्पति या फिर परमाणु ऊर्जा या फिर भोजन। तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है दोस्तों ये होता है सूर्य का प्रकाश, इसलिए यहाँ पे पहला वाला विकल्प एकदम सही है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर को देखेंगे। 19 नंबर है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, सौरमंडल या फिर जल मंडल। तो देखिएगा जो पर्यावरण का घटक का मतलब है दोस्तों जो पर्यावरण को प्रभावित ना करे। तो इसमें से कौन ऐसा है? ये है आपका तीसरा वाला विकल्प यानी सौर मंडल। ये जो है पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है, बाकी सभी प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे मानव हो या वायुमंडल हो या फिर जल मंडल हो। आइए इसी क्रम में 20 नंबर की तरफ चलेंगे और हमारा 20 नंबर है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या है? पवन है, सूर्य है, पौधे हैं या फिर जानवर हैं। तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो चरम स्रोत होता है दोस्तों ये है आपका दूसरा वाला विकल्प यानी सूर्य। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का प्रवाह, उष्णता या मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें देखिएगा कि कह रहा कि प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये होता है मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, यानी चौथा वाला विकल्प एकदम सही जाएगा। आइए इसी क्रम में 22 नंबर देखेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में एक बेल आइकन की घंटी है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि यहाँ से आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो इसी क्रम में 22 नंबर है कि वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, वर्षा और नमी में वृद्धि, उष्णता में कमी, उपरोक्त सभी।
तो वनों को काटने का जो परिणाम होता है दोस्तों, ये होता है पहला वाला विकल्प एकदम सही जाएगा कि मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़ होता है, यानी कि उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यदि आप वनों की कटाई करते हैं तो मिट्टी का क्षरण होगा, और मिट्टी का जब क्षरण होगा तो नदी के तलहटियों में जाकर जमा होगा, और जब तलहटियों में जमा होगा तो बाढ़ आ जाएगी। तो ये होगा पहला वाला विकल्प एकदम सही है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर को देखेंगे। 23 नंबर है हमारा, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने कहा था, ए फिटिंग ने कहा, लेमार्क ने कहा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कहा था, दूसरा वाला विकल्प एकदम सही है, ए फिटिंग ने ही कहा था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 24 नंबर को देखेंगे। 24 नंबर है, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो भूमि के रूप में, मृदा के रूप में, बस्तियां या फिर खनिज। तो देखिएगा, भौतिक वातावरण का तत्व जो नहीं है ये है आपका तीसरा वाला विकल्प, यानी बस्तियां। तो बस्तियां नहीं है, बाकी ये तीनों आपके सही हैं। दोस्तों यदि इस नए चैनल पे आप जुड़ते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में एक बेल आइकन की घंटी है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि यहाँ से आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँचता रहे। आइए इसी क्रम में 25 नंबर को देखेंगे। 25 नंबर है, सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो 25 का विकल्प सही होगा ये है आपका तीसरा वाला विकल्प एकदम सही जाएगा कि नवनियतिवादी अवधारणा है। इसी क्रम में 26 नंबर को देखेंगे और 26 नंबर हमारा है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो किन रूप में होती है उसकी रचना? भौतिक तंत्र से, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, जैविक तंत्र से, या फिर भौतिक एवं जैविक तंत्र से। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में 27 नंबर को हम लोग देखेंगे। 27 नंबर है कि वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्राकृतिक में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ। तो मानव क्रियाओं द्वारा जो परिवर्तन हुआ तो कितना प्रतिशत कम है? 75% से कम है, 50% से कम है, 50% से जो है ये कम है, या फिर 100% से कम है। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा वाला विकल्प एकदम सही जाएगा कि 50% से कम है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 28 नंबर को देखेंगे। 28 नंबर हमारा है, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिटर थे, ग्रिफिथ टेलर थे, डेविस थे, या फिर डार्विन। तो इसका पहला वाला विकल्प एकदम सही जाएगा कि कार्ल रिटर ने ही पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक के रूप में जन्म लिए थे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 29 नंबर को देखेंगे। 29 नंबर है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? स्वच्छता वर्ष, वन संरक्षण वर्ष, सतत विकास का, या फिर मृदा संरक्षण वर्ष। तो ये घोषित किया गया था दोस्तों सतत विकास के लिए, इसलिए यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प एकदम सही है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आखिरी और अंतिम हमारा 30वां क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 मार्च है, 23 दिसंबर, 26 जनवरी, या फिर 5 जून। तो ये मनाया जाता है दोस्तों, चौथा वाला विकल्प एकदम सही जाएगा कि 5 जून को। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी को हमारी तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, और इसी ढेरों शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।